हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये जो लेक्चर है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरे भाई 4 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, हू बहू प्रश्न सेम जो आपका एग्ज़ाम में था वो सारे प्रश्नों का संग्रह एक डिटेल्स एनालिसिस के साथ इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई। तो कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो पूछा था आपका सुब्रतो कप से, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? विच स्पोर्ट इज द सुब्रतो कप एसोसिएटेड विथ? तो सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुब्रतो कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंतर विद्यालयी फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े स्कूल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक भी आपका है। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मतलब कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है आपको भारत के मध्य भाग में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। तो विभाजक माना जाता है इसका मतलब विभाजन करती है, तो आपका विंध्याचल हो गया, आंसर आ गया। यह श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बिहार तक है और यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा शुरू किया था? तो बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो 1780 में कोलकाता से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य बाजार के लिए सूचनाएं देना था, जिसे ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर द ओरिजिनल कलकत्ता बोला जाता था, उसको जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से था। 2011 की भारतीय जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ द, क्या लिखा है? 2011 थोड़ा सा आ जाता है ना, लोगो वगैरह कुछ स्क्रीन पे आ जाता है इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, तो इसका सेंसस था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था मेरे भाई। 2011 के जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। उस समय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली उस समय आपका क्या थे? जनगणना आयुक्त और महापंजीयक भी थे, सी चंद्रमौली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में ईसाई की संख्या सबसे अधिक थी? एज पर द 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैड द लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन नंबर? तो यह आपका केरल में सबसे ज़्यादा संख्या में ईसाई लोग मौजूद थे मेरे भाई। 2011 के आपका सेंसस में जनगणना में केरल में ईसाइयों की कुल संख्या सबसे अधिक लगभग 6.14 मिलियन थी, लेकिन प्रतिशत के मामले में मिजोरम लगभग 87%, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्य आगे हैं, जहां ईसाई राज्य की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहां निवास करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन द 2016 रियो ओलंपिक्स? तो इसमें 2 मेडल जीते थे। एक पीवी सिंधु जो बैडमिंटन महिला प्लेयर है और ये रजत पदक जीती थी,
और साक्षी मलिक जो है फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए 58 kg वर्ग में कांस्य पदक जीती थी। तो यही ग्रीष्मकालीन में कुल 2 पदक जीते गए थे, एक रजत और दूसरा कांस्य जीता गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइकल फेल्प्स बहुत बार एग्जाम में आया है मेरे भाई। माइकल फेल्प्स ने अपने ओलंपिक करियर में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज़ माइकल फेल्प्स वॉन इन हिज ओलंपिक करियर? तो ये 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। 28 फेल्प्स गोल्ड मेडल जीते हैं और उन्हें ओलंपिक इतिहास का सबसे ज़्यादा सफल और सर्वाधिक पदक विजेता एथलीट बनाता है। और माइकल फेल्प्स जो आपका है ये आपका स्विमिंग से संबंधित है, स्विमर है आपका मेरे भाई, तैराकी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था 1917 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वेयर द 1970 नेशनल गेम्स हेल्ड? तो यह आपका उड़ीसा के कटक में आयोजित हुआ था 1970 में। यह राष्ट्रीय खेलों का 24वां संस्करण था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH लोकेटेड? तो यह आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष 2026 में है तैयब इकरम आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम करेला कट्टम, एक ट्रिक भी बताया था, करेला की सब्जी, तो केरल मोहिनी अट्टम करेला कट्टम, यह आपका केरल का हो गया, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह भगवान विष्णु के स्त्री अवतार यानी मोहिनी से प्रेरित हैं और अपनी मोहक, कोमल और लास्य मुद्राओं के लिए ये क्या करते हैं? जाने जाते हैं। केरल के 8 आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य में से ये एक है आपका मोहिनी अट्टम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख नृत्य रूप, तो यह आपका मणिपुरी है मेरे भाई। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मणिपुरी जो है यह मणिपुर राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दर्शाता है और अपनी कोमल तरल गतियों के लिए प्रसिद्ध है। कथक जो आपका उत्तर भारत का हो गया, विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा आपका गुजरात का हो गया। घूमर आपका हो गया राजस्थान का। कालबेलिया भी राजस्थान का है। उत्तर पूर्वी नृत्य भी कुछ है। बिहू जो असम का आपका है। बसंत और नए साल के जश्न पर मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। फिर चेराव आपका मिजोरम में है। बांस नृत्य जिसको बोलते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार SSC पूछा है मेरे भाई। बांस नृत्य जो मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य के रूप में जाना जाता है। फिर आपका बांग्ला है। बांग्ला मेघालय में, ऐसा नहीं बंगाल मार दीजिएगा, ये बांग्ला आपका मेघालय में गारो जनजाति द्वारा 100 ड्रमों का नृत्य है, ड्रम बजा करके किया जाता है, जो फसल के मौसम में आपका होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, इसे भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था आपका, ध्रुव पद का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? ध्रुव पद इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल स्टाइल? तो यह आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से आपका रिलेटेड है। प्राचीनतम शैली जो क्या था, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी जीवित गायन शैली माना जाता है। प्रकृति इसका क्या है, तो यह एक गंभीर और आध्यात्मिक गायन शैली है जिसमें शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। यह डागर घराने, दरभंगा घराना और बेतिया घराना ध्रुव पद के प्रमुख घराने हैं। तो घराना से भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन SSC का, तो खैर घराना फेवरेट है मेरे भाई। और दिल्ली पुलिस भी आपका SSC ही ऑर्गेनाइज कराती है। तो डागर घराना आपका ध्रुव पद से है। दरभंगा घराना, बेतिया घराना, ये सब ध्रुव पद से आपका रिलेटेड है।
इस ध्रुपद के साथ पारंपरिक रूप से पखावज बजाया जाता है। पखावज जो आपका क्या है, एक संगीत वाद्य यंत्र है, वो बजाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था बेटन कप। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? विच स्पोर्ट इज द बेटन कप एसोसिएटेड विथ? चलिए सॉरी, ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। ये आपका हॉकी से रिलेटेड है मेरे भाई। बेटन कप 1895 में बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था और यह भारत और दुनिया के सबसे पुराने हॉकी टूर्नामेंट में से एक है जिसे मोहन बागान मैदान पर आयोजित किया जाता है। तो आपका बेटन कप हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, थोड़ा जूम कर लिया जाए, कुंभ मेला से रिलेटेड था। कुंभ मेला सिर्फ 4 स्थानों पर क्यों मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऐसे राइट आंसर आपका सभी ऑप्शन है। तो मनाया क्यों जाता है इसके प्रति देखना है। क्योंकि देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में अमृत कलश यहाँ गिरी थी, ये बात सही है। क्योंकि इन स्थानों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है इलाहाबाद में। वहाँ जो संगम पे, वहाँ भी हरिद्वार में भी मनाया जाता है, आपका इलाहाबाद में भी मनाया जाता है। चलिए इलाहाबाद वही संगम हो गया आपका। तीसरा जो है, क्योंकि ये 4 स्थान ज्योतिष गणनाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र माने जाते हैं, ये बात सही है। तो मतलब आपका ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी सही है। इसका डिटेल्स भी जानने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। पौराणिक कथा के हिसाब से जो था, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष में कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद और उज्जैन और नासिक में गिरी थी। आपका हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। ये पौराणिक कथा के अनुसार है। ज्योतिष महत्व क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन क्या है? इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन ग्रहों, विशेषकर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति और चाल के आधार पर किया जाता है, जो हर 12 साल के चक्र को पूरा करते हैं। नदियों का संगम क्या था? प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, विशेष महत्व रखता है, जहां डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। अन्य स्थानों पर भी पवित्र नदियां, जैसे हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी, जो इस पर्व के आध्यात्मिक ऊर्जा भी देती है, तो इस कारण से भी लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? वाई इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड? तो आपका है, इसका भी राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी। तो पहला जो है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण के शुरुआत के लिए, तो ये बात सही है। फसल कटाई और नए साल के स्वागत के लिए, ये भी सही है। सूर्य और शनि देव के मिलन और गंगा के सागर में मिलने की खुशी, ये भी बात सही है, जिसके कारण आपका मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ भी कुछ खगोलीय शास्त्र है, रिलीजियस है, और यहाँ कल्चरल कुछ कहता है, वो भी देख लेते हैं। यह वह दिन है जब सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे सूर्य उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं, और ऊर्जा और सकारात्मक का जो प्रतीक भी होता है। रिलीजियस क्या कहता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने का दिन है, और इसी दिन गंगा नदी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। और कल्चरल क्या कहता है कि यह रबी फसल की कटाई का समय है, इसलिए किसान इस दिन फसल और पशुधन का सम्मान करते हैं। यह दान पुण्य, विशेषकर तिल और गुड़ का और पतंग उड़ाने का भी त्यौहार मानते हैं। तो संस्कृति ये कहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, गुप्त काल को स्वर्ण युग, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? वाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज? तो इसका राइट आंसर है, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में अभूतपूर्व विकास के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुप्त काल लगभग 320 से 350 ईस्वी में कला यानी मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य यानी कालिदास, विज्ञान आर्यभट्ट जो शून्य का खोज किए थे, और प्रशासन में इतनी प्रगति हुई
कि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, जहां समृद्धि और अस्थिरता दोनों थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? इन विच 5th ईयर प्लान वाज द स्लोगन गरीबी हटाओ एबोलिश पॉवर्टी इज गिवन? तो यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए, यह नारा इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में के चुनावों में दिया गया था और यह 5वीं योजना थी 1974 से 78। मुख्य लक्ष्य था यही आपका। चलिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हॉकी का जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, कौन नहीं जानता मेरे भाई, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। इनका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त के इनके बर्थडे पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी मेजर ध्यानचंद। सर्वोच्च सम्मान इनको खेल का सम्मान, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं के नाम पे शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, आपका ये सब नाम है, एलपीजी का मतलब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा बैंकिंग सुधार निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की सिफारिश करी थी? तो यह आपका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी या थर्ड, नरसिम्हन समिति आपका राइट है। नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसका प्राथमिक ध्यान 1991 में शुरू किया गए व्यापक आर्थिक सुधारों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के उदारीकरण और आधुनिकीकरण से था। तो यह आपका नरसिम्हन समिति से था। चलिए, बैंकिंग सुधार। अगला प्रश्न जो पूछा था, 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो यह आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों और सेवाओं का क्या होने लगा, बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था गांधी जी के द्वारा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज और स्वशासन प्राप्त करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सतह क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया? तो आपका सुपीरियर झील है मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सतह क्षेत्र के अनुसार सुपीरियर झील जो है, आयतन के अनुसार बैकाल झील, मतलब कि वॉल्यूम्स के अनुसार आपका सबसे बड़ा आपका मीठे पानी की झील बैकाल झील है, लेकिन आपका सतह क्षेत्र के अनुसार सुपीरियर झील आपका सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बूलर झील आपका भारत की बूलर झील भी है, मीठे पानी की झील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता किस माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो यह आपका प्रदान किया जाता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि से। पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके खाते में 6,000 सालाना 3 किस्तों में देने के लिए शुरू की गई है। डीबीटी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि पैसा बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और भुगतान तेजी से हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, मानव विकास सूचकांक HDI में न्यूनतम मान 0 के करीब क्या दर्शाता है? व्हाट वाज द मिनिमम वैल्यू क्लोज टू 0 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंडेक्स? तो यह आपका दर्शाता है
ऑप्शन नंबर बी मानव विकास का निम्न स्तर दिखाता है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। HDI का मान 0 और 1 के बीच होता है। 1 के करीब स्कोर मतलब उच्च विकास दर्शाता है, जबकि O यानी 0 के करीब का स्कोर निम्न विकास लो डेवलपमेंट को दर्शाता है। यह स्थिति खराब स्वास्थ्य सेवाओं, कम शिक्षा और अत्यधिक गरीबी की ओर संकेत करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? हु इशू फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया? तो यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय जो फिनांस मिनिस्ट्री है, यह भारत सरकार की राजकोषीय नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बजट तैयार करना और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना शामिल है। RBI जो है यह मुख्य रूप से मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जिम्मेदार है, न कि राजकोषीय नीति के लिए। और नीति आयोग जो है यह एक थिंक टैंक है जो विकास रणनीतियों पर काम करती है, लेकिन सीधे राजकोषीय नीति नहीं बनती है, तो ये नीति आयोग का काम है। सेबी क्या है? तो सेबी का काम यह प्रतिभूति बाजारों यानी सिक्योरिटीज मार्केट्स को नियंत्रित करता है, राजकोषीय नीति को नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य आपका है गुजरात। सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और निर्यातक देश भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन 2023? तो यह आपका न्यू दिल्ली में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। यह स्थान था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी अखाड़ा जैसे स्थानों पर हुए थे। आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 तक चला था। हरियाणा ने कुल 105 पदकों के साथ फर्स्ट रैंक हासिल किया था। तो हरियाणा का था फर्स्ट रैंक मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट डेडिकेटेड इन डेटीज? चलिए तो यह आपका ऋग्वेदा है, यानी ऋग्वेद में आपको देवी देवताओं को समर्पित करने का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण की स्तुति में मंत्र लिखे गए हैं। हालांकि रामायण और महाभारत का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण और महाभारत बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ है। लेकिन कालक्रम के अनुसार ऋग्वेद उससे कहीं अधिक प्राचीन है। टाइम के हिसाब से ऋग्वेद ज़्यादा ओल्ड है। और हम लोग के हिंदू धर्म का 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पीएम पोषण योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? पीएम पोषण योजना तो यह आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह योजना जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के पोषण स्तर में क्या हो सके? सुधार हो सके। तो यह आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयमल और फत्ता यानी पत्ता किसके समकालीन थे? जयमल एंड पत्ता बेयर कंटेम्पररीज ऑफ हुम? तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे मेरे भाई। जयमल और पत्ता चित्तौड़ का बहादुर योद्धा थे। उन्होंने अकबर के 1567 के चित्तौड़ घेराबंदी
के दौरान किले की रक्षा करी थी, जिससे वे अकबर के समकालीन भी थे। बहुत शानदार और दमदार योद्धा थे जयमल और पत्ता मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अ बर्निंग के लेखक कौन है? अ बर्निंग के लेखक कौन है? तो आपका मेघा मजूमदार अ बर्निंग के लेखक हैं। मेघा मजूमदार, ऑप्शन बी करेक्ट है। थोड़ा डिटेल्स इसका देख लेते हैं। मेघा मजूमदार का जन्म जो हुआ कलकत्ता में, पालन पोषण और जन्म कलकत्ता में और भारत में हुआ, और वर्तमान में वे न्यूयॉर्क में रहती है, अभी न्यूयॉर्क में रहती है। इसे इस पुस्तक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। इसे नेशनल बुक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। प्रकाशन हुआ था जून 2020 में। पेंगुइन हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया था इस पुस्तक को। तो इस पुस्तक के राइटर है मेघा मजूमदार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा जूम कर लिया जाए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर द हाईएस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा लोकेटेड? तो यह आपका महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री में आपका अवस्थित है मेरे भाई। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। महान हिमालय, हिमाद्री जिसे बोला जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसमें दुनिया के अधिकांश सबसे ऊंचे शिखर 8000 मीटर से ऊपर स्थित है, जिसे माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर और कंचनजंगा का हाइट है 8586 मीटर है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम हिमालय, जो महान हिमालय का ही हिस्सा है, में भारत नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। शिवालिक सबसे बाहरी और निचली श्रेणी है। मध्य हिमालय सबसे नीचे है और ट्रांस हिमालय जैसे केटू तकनीकी रूप से हिमालय का हिस्सा नहीं बल्कि काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है, हालांकि वे हिमालय के करीब है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महान हिमालय। महान हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, महात्मा गांधी द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाता है? तो मनरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रम दिया जाता है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ 100 दिन का रोजगार की गारंटी होता है मनरेगा में, 100 दिन का। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह स्कीम चलता है। और उसका काम क्या होता है? तो इसमें पानी के स्रोतों का विकास, जैसे तालाब खोदना, नहर बनाना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और अन्य स्थानीय पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य शामिल है, जो गांवों को सूखे और बाढ़ से बचाने में मदद करते हैं। तो इन सब कामों में मनरेगा के लोगों को काम भी दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीटरा ड्यूरा से है। पीटरा ड्यूरा या पच्चीकारी शैली का उपयोग करके निर्मित वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो पीटरा ड्यूरा का आपका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल। सबसे बड़ा उदाहरण आपका है ताजमहल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिटेल्स देख लेते हैं। ताजमहल जिसे मुगल सम्राट बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, पीटरा ड्यूरा कला का सबसे उत्कृष्ट और व्यापक उदाहरण है, जिसके दीवारों, मेहराबों और मुख्य कब्रों पर जटिल फूलों की डिजाइन और सुलेख बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर में गोमेद, लापिस लाजुली, जैस्पर और फिरोजा जैसे अर्ध कीमती पत्थरों को सावधानी पूर्वक जड़ा गया है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला भी इस तकनीक के अन्य उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। तो पीटरा ड्यूरा का प्रयोग ताजमहल में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? अंतिम शक्तिशाली शासक के बारे में पूछा है। तो अंतिम शक्तिशाली औरंगजेब था, जो अपने दम पर सारा काम होता था। लेकिन बहादुर शाह जफर तो पेंशन पे जी रहे थे, आपको पता है ना। 1857 के विद्रोह में जब क्रांति छेड़े थे तो इनको पकड़ के अंग्रेज रंगून में बंद कर दिया था।
औरंगजेब 1658 से 1707 को अंतिम महान और शक्तिशाली मुगल सम्राट माना जाता था, जिसके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा हासिल करी, लेकिन उसकी कठोर नीतियों और लगातार युद्धों के कारण साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। शाहजहां का क्या था? शाहजहां का काल 1628 से 1658 से पहले था और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन औरंगजेब के बाद के शासक कमजोर थे। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन तब तक साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और वे केवल नाम मात्र के शासक थे, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित भी कर दिया था। चलिए, तो ये सब पेंशन पर बहादुर शाह जिंदा थे, लेकिन मुगल सम्राट का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक और महान शासक औरंगजेब ही रहा था, क्योंकि उस समय तक सत्ता इसके हाथ में ही थी। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है, सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफानों वायुमंडल के किस परत में होती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डू वेल वेदर फिनोमिना ऑक्यूर? तो ये आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल आपका ट्रोपोस्फेयर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है और वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वह जगह जहां हवा में मौजूद जलवाष्प और धूल कणों के कारण लगभग सभी गैस संबंधी गतिविधियां होती है, जो बारिश, बर्फ, बादल और हवाएं, ये सब क्या होता है? क्षोभ मंडल में ही चलता है। और क्षोभ मंडल जितना घर वगैरह, मकान वगैरह, ट्रेन, गाड़ी, बाइक सब जितना चल रहा है क्षोभ मंडल में ही 0 से 15 इस तरह से है, ऐसे 0 से 15 या 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है? तो यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। प्रबल अम्ल क्या होता है? ये वे अम्ल हैं जो पानी में घुलने पर लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में H+ आयन या H3O+ आयन छोड़ते हैं। दुर्बल अम्ल कौन है? ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम H+ आयन देते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। HCl क्या है? यह एक प्रबल अम्ल है जो पानी में पूरी तरह से H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। चलिए, तो ये आपका HCl का ये काम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो यह आपका हो जाएगा इंसुलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन। चलिए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है इंसुलिन का उत्पादन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में कितने PM मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा करी थी? तो ये 7 अपैरल पार्क बनाने की घोषणा करी थी। उद्देश्य क्या था? तो इन पार्कों का लक्ष्य भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। ये 7 पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे हैं PIB न्यूज के थ्रू। ये आपका देख सकते हैं। विजन जो है यह 5 विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित आपका है। चलिए, 5F यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू और फॉरेन पे भी है। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा था, फेरस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फेरस आपका अधातु नहीं, धातु का उदाहरण है। फेरस आयरन Fe के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम है, जिसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। Fe+2 आयरन एक संक्रमण धातु है, अवस्था +2 होती है, इसको लिखा जाता है Fe+2 आयन। आयरन एक संक्रमण धातु है, इसलिए फेरस धातु का एक उदाहरण भी है। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांसपेशी संकुचन के दौरान एक्टिन और मायोसिन में कौन सा फिलामेंट मोटा और कौन सा पतला होता है? तो ये आपका मायोसिन मोटा होता है और फिर एक्टिन आपका पतला हो जाता है। राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। एक्टिन जो है यह पतले फिलामेंट बनाता है और जेड जो है लाइन से जुड़ा होता है। मायोसिन का काम क्या है कि यह मोटे फिलामेंट यानी थिक फिलामेंट बनाता है और इसमें सिर होते हैं जो एक्टिन पर स्लाइड करते हैं। इसके मांसपेशियां इस तरह से सिकुड़ भी जाती है। अगला प्रश्न आपका पूछा था ईमेल से। कंप्यूटर में ईमेल स्टॉर्म क्या होता है? तो ईमेल स्टॉर्म है एक साथ बहुत सारे स्पैम ईमेल आना जिससे सिस्टम क्या होता है? धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईमेल स्टॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में एक प्रकार का स्पैम या दुर्भावनापूर्ण ईमेल हमला जहां एक ही समय में बड़ी संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं जिससे किसी व्यक्ति के इनबॉक्स या मेल सर्वर पर तूफान यानी स्टॉर्म जैसा असर होता है और सिस्टम धीमा या क्रैश हो सकता है। यह आमतौर पर डीडॉस यानी डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस में होता है और कंप्यूटर के लिए यह एक खतरा भी है। चलिए ईमेल स्टॉर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 की सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित करी गई थी? तो ये आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अहमदनगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। 17वीं मतलब 70 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष यह मार्च 2024 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी जिसमें हरियाणा ने इंडियन रेलवेज को हराकर खिताब जीता था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024 इस लीग का मैच हैदराबाद, पुणे और नोएडा में हुआ। इसका फाइनल पुणे में आयोजित किया गया जहां हरियाणा अशीलर्स ने अपना पहला खिताब भी जीता था। चलिए अगला प्रश्न आपका है फेरस से। फेरस जो लौह तत्व है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो आपका हेमेटाइट में पाया जाता है। हेमेटाइट में पाया जाता है। चलिए फेरस यह एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका था फेरस तो यहाँ पूछ ही दिए। चलिए कंप्यूटर में Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये नया दस्तावेज या विंडो को खोलने के लिए कंप्यूटर में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था 2024 के लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में कितने स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2024 के लिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है, नोवाक जोकोविच को। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था किसी वस्तु का समय के साथ धीरे धीरे घटना या उसकी गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्षय या गिरावट। समय के साथ किसी वस्तु की अपनी मूल व्यवस्था से कमजोर या छोटा या स्कूल या उसका टूटना फूटना क्षय कहलाता है। जैसे लकड़ी का गलत या कोई चीज़ खराब होना, तो ये आपका होता है क्षय या गिरावट, जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन या डीके या डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो चलिए आपका ये था 4 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का लेक्चर मेरे भाई। कैसा लगा? अगर आपके लिए फ़ायदा थोड़ा सा भी अगर वीडियो लेक्चर हमारा कर रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।